हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थों के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस हैं। निम्नलिखित परिघटनाओं का कौन सा समुच्चय ताप बढ़ने पर बढ़ता है? तो इसका सही आंसर है सी, बाष्पन विसरण गैसों का प्रसार। दूसरा क्वेश्चन है, सीमा ने एक प्राकृतिक गैस संपीड़न इकाई का निरीक्षण किया तथा पाया कि ताप एवं दाब की विशिष्ट परिस्थितियों में गैस को द्रवित किया जा सकता है। अपने अनुभव को मित्रों के साथ बांटते हुए वह भ्रमित हो गई। द्रवण के लिए परिस्थितियों में सही समुच्चय को पहचानने में उसकी मदद कीजिए। निम्न ताप, पहला ऑप्शन है निम्न ताप और निम्न दाब। दूसरा ऑप्शन है उच्च ताप निम्न दाब। तीसरा है निम्न दाब उच्च दाब। तो इसका तीसरा सही है। तीसरा क्वेश्चन है, तरल में प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सहित सत्य है? तो इसका तीसरा सही है। गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करते हैं। चौथा है, ग्रीष्म काल में जल को मिट्टी के बर्तन में रखने पर किस घटना के कारण पानी ठंडा हो जाता है? तो वह है बाष्पन। चौथा, पांचवा क्वेश्चन है, कुछ पदार्थों को उनके मध्य आकर्षण बलों के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जा गया है, निम्नलिखित से कौन सा सही व्यवस्था को निरूपित करता है? तो ऑक्सीजन, जल, शर्करा। छठवा है, 25 डिग्री सेल्सियस, 38 डिग्री सेल्सियस तथा 26 डिग्री सेल्सियस को केल्विन तापक्रम में परिवर्तित करने पर इन तापक्रमों का सही क्रम होगा। 258 केल्विन, 311 केल्विन और 339 केल्विन। सेवेंथ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन कीजिए। ठोस तथा द्रव अवस्था से गुजरे बिना वाष्प में रूपांतरित वाष्पन कहलाता है। असत्य है, गलत है। बी है, वाष्प का द्रव अवस्था से गुजरे बिना ठोस अवस्था में रूपांतरण कहलाता है। ये सही है, दूसरा सही है। आठवां है, डायथिल ईथर एसीटेन तथा एन ब्यूटेनिल एल्कोहल के क्वथनांक क्रमशः 35 डिग्री सेल्सियस, 56 डिग्री सेल्सियस तथा 118 डिग्री सेल्सियस है। निम्नलिखित में से कौन से क्वथनांकों का केल्विन तापक्रम में सही निरूपण है? ए 366 केल्विन, 329 केल्विन, 391 केल्विन। बी 308 केल्विन, 329 केल्विन। सी 308 केल्विन, 329 केल्विन, 391 केल्विन। तो इसका सी सही है। निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति जल के वाष्प में वृद्धि करेगी? जल के तापमान में वृद्धि, यही सही है। जब ताप बढ़ेगा तो जल के वाष्प में वृद्धि होगी। 10वां है, निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में हाइड्रोजन गैस के अणुओं की मध्य दूरी बढ़ेगी? बंद पात्र में भरी हाइड्रोजन गैस पर दाब बढ़ाकर कुछ हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसीव होने पर हाइड्रोजन गैस की पात्र का आयतन बढ़ाकर पात्र का आयतन बढ़ाए बिना पात्र में अधिक हाइड्रोजन गैस मिलाने पर। तो ऑप्शन है एक और तीन
1 और 3। इसका सही आंसर है सी, दूसरा और तीसरा। दूसरा और तीसरा। हाइड्रोजन गैस का पात्र से रिसीव होने पर और हाइड्रोजन गैस के पात्र का आयतन बढ़ाने पर। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्ध्वपातज पदार्थ नहीं है? तो इसका सही आंसर है नमक। 12वां क्वेश्चन है, द्रव धातु का नाम है? पारा। पारा एक ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, कक्ष ताप पर एक द्रव की वाष्पन से खालिस्तान प्रभाव होता है। तो इसका आंसर है शीतलन। दूसरा है, कक्षा ताप पर ठोस के कणों के मध्य आकर्षण बल गैसीय अवस्था में विद्यमान आकर्षण बलों की तुलना में अधिक होते हैं। इसमें आ जाएगा अधिक। तीसरा है, अवस्था में खालिस्तान अवस्था में कणों का विन्यास क्रमित होता है, यद्यपि खालिस्तान अवस्था में क्रम नहीं होता। तो ठोस अवस्था में कणों का विन्यास क्रमित होता है, गैसीय अवस्था में क्रम नहीं होता। चौथा है, ठोस अवस्था का खालिस्तान अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। यहाँ आएगा द्रव अवस्था से गुजरे बिना सीधे गैस अवस्था में बदलना ऊर्ध्वपातन कहलाता है। क्वथनांक से 5वां है, क्वथनांक से कम ताप पर द्रव की वाष्प अवस्था में परिवर्तन की घटना द्रव बाष्पीकरण कहलाती है। इसमें आएगा बाष्पीकरण, 5वीं में बाष्पीकरण। छठा है, पदार्थ खालिस्तान अवस्थाओं में होता है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तापमान बढ़ने पर कणों की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। वृद्धि। बढ़ती है, वृद्धि होती है। पदार्थ में संपीड़ित का गुण खालिस्तान अवस्था में अधिक होता है, तो गैस अवस्था में पदार्थ सबसे अधिक संपीड़ित होता है। इसके बाद सही जोड़ी है। पहले का है, ठोस का द्रव में परिवर्तन गलना। ठोस का द्रव में परिवर्तन संगलन कहलाता है। दूसरा है, द्रव का गैस में परिवर्तन बाष्पीकरण कहलाता है। तीसरा है, ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन बिना द्रव में बदले गैस में परिवर्तन ऊर्ध्वपातन कहलाता है। चौथा है, गैस का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। और आखिरी है, द्रव का ठोस में परिवर्तन जमना हिमीकरण कहलाता है। नेक्स्ट है सत्य असत्य। पहला है, अशुद्ध जल 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलता है, तो यह असत्य है। शुद्ध जल 100 डिग्री तापमान पर उबलने लगता है, यह असत्य है। अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ को दी गई ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है, सत्य है। पदार्थ के कणों के मध्य कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता। पदार्थ के कणों के मध्य कोई भी रिक्त स्थान नहीं होता, असत्य है, होता है। ठोसों की संपीड़ितता नगण्य होती है।
ठोसों की संपीड्यता नगण्य होती है, सत्य है। द्रव के तापमान का वाष्पीकरण की दर पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, असत्य है, पड़ता है। अब एक शब्द या वाक्य में उत्तर। प्रश्न नंबर 1 दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो विसरण कहलाता है। दूसरा है द्रव पदार्थ की वह अवस्था जिसमें आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, तो ठोस में आकार एवं आयतन निश्चित होते हैं। तीसरा है शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस या 373 डिग्री केल्विन। चौथा है शुद्ध बर्फ का गलनांक क्या होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। पांचवा है अत्यधिक संपीड़ितता वाली द्रव्य की अवस्था में कौन सी है? गैसीय अवस्था। गैसीय अवस्था में। इसके बाद हम देखेंगे 2 नंबर वाले प्रश्न। पहला है विसरण किसे कहते हैं? तो दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अगला है गलनांक किसे कहते हैं? तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ गलना शुरू कर देता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। अगला है क्वथनांक किसे कहते हैं? तो वह ताप जिस पर कोई पदार्थ उबलना शुरू करे उस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। अगला है शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला है पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक लिखिए। तो पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारक ताप और दाब दोनों कारक पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगला है गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हो? तो अवस्था परिवर्तन के समय स्थिर ताप पर पदार्थ की एकांक द्रव्यमान को दी गई आवश्यक ऊष्मा को गुप्त ऊष्मा कहते हैं। अगला है ठोस द्रव और गैस के गुणधर्म लिखिए। तो ठोसों के गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला ठोस पदार्थ का निश्चित आकार होता है। ठोस पदार्थों का निश्चित आकार होता है। नंबर 2 स्पष्ट सीमाएं तथा स्थिर आयतन होता है। स्थिर आयतन निश्चित होता है। तीसरा है बाह्य बल लगाने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखते हैं। और चौथा है अंतराणुक बल ठोसों में द्रव तथा गैसों से अधिक होता है। इसका मतलब है अणुओं के मध्य ठोसों में द्रव और गैस की अपेक्षा अधिक बल होता है। इसके बाद है द्रव के गुणधर्म। पहला है द्रव का निश्चित आकार नहीं होता। द्रव को जिस आकार में डालते हैं वह उसी आकार को ले लेते हैं। दूसरा है इनका आयतन निश्चित होता है। द्रवों में बहाव होता है। इनका आकार बदलता रहता है और बढ़ते हैं। इसके बाद है इनका आंतरिक अणु बल ठोस से कम होता है। ठोसों की अपेक्षा इनके अणुओं के मध्य बल कम होता है। इसके बाद गैसों के गुणधर्म है।
ठोसों तथा द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता अधिक होती है। गैसों को अधिक दबाया जा सकता है। इनके कणों के बीच अंतराणु बल सबसे कम होता है। इनके अणुओं के मध्य बल सबसे कम होता है। इसके बाद है गैसों को आसानी से दबाया जा सकता है। तो यही है, पहला ही है। इनका विषण काफी तीव्रता से होता है, मतलब एक दूसरे में बहुत तीव्रता से मिलती हैं, मिश्रण बहुत तेज होता है। इसके बाद है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। उदाहरण देकर इसे समझाइए। तो जब हम एक बीकर में पानी लेते हैं, उसमें पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ कण डाल देते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट पूरे बीकर में फैल जाता है, अर्थात पोटेशियम परमैंगनेट का प्रत्येक कण जल के प्रत्येक कणों के बीच मिल जाता है, जिससे पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा है कारण बताइए क्यों गैस उस बर्तन को पूरी तरह भर देती है जिसमें इसको रखते हैं। तो द्रवों की तुलना में गैस की संपीड़ितता अधिक होती है, जिससे जिस बर्तन में डालना होता है वह तेजी से स्थान ले लेती हैं, पूरी तरह भर देती हैं। इसके बाद बाष्पीकरण के कारण शीतलता कैसे होती है। बाष्पीकरण के दौरान कम हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए द्रवों के कण आसपास से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं। इस तरह है आसपास से ऊर्जा अवशोषित होने से आसपास ठंडक होने लगता है, जिससे शीतलन आ जाती है। इसी के कारण मटके का पानी ठंडा होता है। अगला है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहते हैं। तो जब वायुमंडलीय दाब का माप एक एटमॉस्फेयर हो तो ठोस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड द्रव अवस्था में आए सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ऊर्ध्वपातित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला है ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं। तो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। छठवां है बाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं। तो पहला है सतह क्षेत्र बढ़ने पर। जब वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है, सतही क्षेत्र बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। दूसरा है तापमान में वृद्धि। यदि तापमान बढ़ाने पर पदार्थ के कणों को पर्याप्त गतिज ऊर्जा मिल जाती है, जिससे इसका वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। और तीसरा है आर्द्रता में कमी। वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा, जिसे आर्द्रता कहते हैं, जल वाष्प बढ़ने से आर्द्रता बढ़ेगी और आर्द्रता के बढ़ने से वाष्पीकरण की दर घट जाएगी। चौथा है वायु की गति में वृद्धि। वायु की गति में वृद्धि होने पर जलवाष्प के कण तेजी से वायु के साथ उड़ जाते हैं, जिससे आसपास की जलवाष्प की मात्रा घट जाती है और वाष्पीकरण तेजी से होता है। सातवां है प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। विद्युत ऊर्जा प्रभावित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब बल्ब के अंदर चमकीला पदार्थ तैयार होता है, जिसे प्लाज्मा कहा जाता है। इसके बाद है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहा जाता है। संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर 1 किलोग्राम ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। मतलब
10वां है बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा से आप क्या समझते हैं। यह पहले आ चुका है। वायुमंडलीय दाब पर एक किलोग्राम द्रव को उसके क्वथनांक पर गैसीय अवस्था में परिवर्तित करने हेतु जितनी ऊष्मा ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे बाष्पीकरण की प्रसुप्त ऊष्मा। ये मिस्टेक हो गया, इसका आंसर हो गया, इसका तो पहले दे चुके आंसर। 11वां है संघनन क्या है। तो वह प्रक्रिया जिसमें गैस संघनित होकर ठंडी होकर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है संघनन कहलाता है। 12वां है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों में उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। क्यों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाप के कणों के बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में अतिरिक्त ऊष्मा अवशोषित कर लेता है जिससे वह उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊष्मा होती है। 13वां है गलनांक एवं क्वथनांक में क्या अंतर है। तो गलनांक बाह्य तापमान जिस पर कोई ठोस पिघलने लगता है और क्वथनांक बाह्य तापमान जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है क्वथनांक कहलाते हैं। और गलनांक ठोसों का गलनांक होता है और द्रवों का क्वथनांक होता है। उसके बाद है 3 ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थों के नाम। तो कपूर, नेफ्थलीन और अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातित होने वाले पदार्थ हैं। इसके साथ ही हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहीं समाप्त होते हैं। थैंक यू।